जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, जितनी बेसब्री से हम लोग को इंतजार रहता है सर्दी के मौसम में, उसी तरह हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इंतजाम करना चाहिए। खास करके अमूमन देखा गया है कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनको सर्दी, खांसी, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन जैसे निमोनिया इत्यादि का खतरा बना रहता है। इसमें देखा जाता है ये है कि अमूमन जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो मॉइस्चर होती है वो कम हो जाती है, जिस कारण हमारे नाक में, गले में इरिटेशन हो जाता है, जिस कारण से हम लोग देखते हैं कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग बुजुर्ग हैं उनमें देखा यह गया है कि सर्दी के मौसम में थोड़ा ठंडे से परहेज करें, खुले जगह नहीं जाए, गर्म कपड़े पहने। 2-3 लेयर में हम लोग गर्म कपड़े का यूज करते हैं, स्वेटर, जैकेट, ये सब हम लोग यूज करते हैं, ऊनी कपड़ा हम लोग यूज करते हैं। देखिए जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो हम लोग अक्सर देखते हैं, जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं तो वहाँ पे ठंड में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, बहुत सारे शादी ब्याह का इन्विटेशन वगैरह आते हैं, तो लोगों का जो खान पीन है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसमें हम लोग जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं कैलेस्ट्रॉल वगैरह, पार्टीज वगैरह में हो जाते हैं, हाई रिच डाइट इंटेक करते हैं। उस कारण हम लोगों को देखना क्या है कि अपने बॉडी की जो वाइटल्स हैं, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म है, उनको कंट्रोल करना है। और जो ओल्ड पेशेंट हैं उनको कम से कम अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। रेगुलर नहीं भी हो तो 10 से 15 दिन में एक रूटीन चेकअप कर लेना चाहिए। सर्दियों के मौसम में जैसे मैंने अभी बताया कि फ्लू फ्लू जो होता है, फ्लू से हम लोग को बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग प्रिकॉशन जो लेते हैं, ठंडे इलाके में नहीं जाना है, ठंडा चीज को नहीं खाना है, फ्रिज का चीज को नहीं खाना है, और टेम्परेचर को मेंटेन करना है। साथ में हम लोगों को देखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्लू फ्लू होता क्या है। तो आमतौर पर देखा गया है कि फ्लू का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो फ्लू में निमोकोकल इन्फेक्शन बढ़ जाता है या फ्लू बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए हम लोगों को दो बातें का देखना है कि हम लोग जो होता है कि उसको वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन जब लगाते हैं हम लोग ओल्ड एज पेशेंट में, तो इसमें क्या होता है कि डोज हम लोग पहले बच्चों का डोज अलग होता है और बड़ों का डोज अलग होता है। तो इसमें हम लोग जो पेशेंट्स, जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट बेबी होते हैं, जो 6 महीना से नीचे के बच्चे होते हैं, उनमें हम लोग कोई भी फ्लू का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। उसके ऊपर जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनमें 1-2 शॉट हम लोग लगाते हैं। पहला जो होता है वो 6 मंथ पे देते हैं, और उसके बाद जो हम लोग देते हैं वो आफ्टर 1 मंथ देते हैं। उसी तरह 10 साल से ऊपर बच्चे या बुजुर्ग को हम लोग हर साल एक फ्लू का इंजेक्शन लगाते हैं। तो हर साल फ्लू का इंजेक्शन लगाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जान लेंगे फ्लू का इंजेक्शन कब लगाते हैं। तो फ्लू का इंजेक्शन हम लोग किसी भी टाइम लगा सकते हैं, सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा ये गया है कि उसका जो पीरियड होता है, जो मैक्सिमम इफेक्टिव होता है, वो हम लोग अगस्त सितंबर से लेके हम लोग अक्टूबर नवंबर तक लगाते हैं, क्योंकि इस बीच फ्लू का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। तो जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं या घर में जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, उसमें देखा ये गया है कि उनको फ्लू में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हर साल एक हम लोग फ्लू का इंजेक्शन लगा लें, उसका सिंगल डोज होता है, और हर साल उसका म्यूटेंट चेंज होता है, इसलिए हम लोग फ्लू का वैक्सीन को रिपीट करते हैं हर साल। तो बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि जैसे ही जाड़े का मौसम आता है उसमें हम लोग एक फ्लू का इंजेक्शन पहले से एक प्रिकॉशन के तौर पर लगा ले, तो ये बेहतर है। ठंड में अक्सर देखा गया है जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उनको घुटने की या जोड़ों की दर्द बढ़ जाता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले वो पैथोलॉजी जानेंगे होता क्यों है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस कारण जो मसल्स होते हैं वो फैटिक होने लगते हैं, मसल्स लूज होने लगते हैं, जिस कारण जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनके पेन में बढ़ जाता है। तो पेन बढ़ने का मेन कारण क्या है कि उनके जो पेन रिसेप्टर है वो सिक्रीट करने लगते हैं, जिस कारण उनके जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस कारण ठंडा में देखा गया है कि जो भी बुजुर्ग होते हैं उनके ज्वाइंट्स पेन या आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होता है उनके ज्वाइंट पेन को तेजी आ जाती है, ज्वाइंट्स पेन में बढ़ जाता है। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना है कि जैसे कि हम लोग हल्का सा एक्सरसाइज वगैरह हम लोग कर सकते हैं, जिस कारण ज्वाइंट्स पेन को हल्का एक्सरसाइज करके बॉडी को वार्म कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, बाहर नहीं जाए, जिस कारण हम लोग को एटमॉस्फेरिक दबाव है वो कम नहीं होके हम लोग घर में ही मेंटेन रखें। अमूमन देखा गया है कि जो ठंड का मौसम आता है उसमें हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहता है।
होता क्या है कि हम लोगों की जो हार्ट की जो जो बॉडी की जो नली है वो सिकुड़ने लगती है, नस सिकुड़ने लगती है। तो जिस कारण उनका जो है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, जिस कारण ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर राइज होने के कारण हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज्यादातर ठंड में, बुजुर्गों को हार्ट अटैक का परेशानी ज्यादा होता है, सिम्टम ज्यादा पाया जाता है। इससे बचने के लिए हम लोगों को एक एक्सरसाइज करना चाहिए, एक व्यायाम करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को उठना चाहिए, उसके बाद हल्के से बॉडी को वार्म करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को खुली जगह पे, ठंडी जगह जाने से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम लोग घर के अंदर है, एक रूम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं और सडनली अगर बाहर का टेम्परेचर डाउन है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। डायरेक्ट इंडोर से आउटडोर की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक मॉडरेट करना चाहिए। उसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनको आउटडोर एक्सरसाइज के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। इंडोर में ही वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल कर सकते हैं, हल्का योगा कर सकते हैं, बॉडी को हल्का स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने खान पीन से कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को हम लोग ये देखते हैं अमूमन दो चीजें, कि वो हाइपरटेंसिव है तो या तो मॉडरेट है या सीवियर। अगर उनकी बीपी नॉर्मल है 120 और 120-80 के आसपास अगर उनका है, ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग वीक में या 10 दिन पे उनको मॉनिटर करते हैं। अगर जो बुजुर्ग रहते हैं, जो हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं, जो पेशेंट है, उनमें हम लोग देखते हैं कि अगर बीपी शूट कर रहा है 150 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अगर 90 से एबव जा रहा है या 160 के एबव जा रहा है, उस कंडीशन में हम लोगों को एवरी डे या अल्टरनेट डे करके उनको बीपी मॉनिटर करना है। अगर उसमें फिर भी देखा जाता है कि उनका बीपी राइज कर रहा है, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, उनसे सलाह लें और उनके अकॉर्डिंग अपना दिनचर्या बनाएं। इसमें अमूमन ये देखा गया है कि अब इसमें जो हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स हैं, उनमें दो तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का तरीका ये है, एक तो हम मेडिसिन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, दूसरा है लाइफ मॉडिफिकेशन। जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, उसमें हम लोगों को अपने जिंदगी जीने का जो तरीका है उसमें हम लोग बदलाव लाते हैं। जैसे खाने पीने में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। जैसे ठंड आ रही है तो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। जिस तरह ठंड से हम लोग जो ओपन एरिया है, जहाँ हवा चल रही है, ठंड हवा चल रही है, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाइपोथर्मिया होता क्या है। तो जो बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उस नॉर्मल टेम्परेचर से जब बॉडी डिक्रीज होने लगता है, उसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर इस कंडीशन में हम लोग अगर घर में देखेंगे, कोई बच्चे हैं, हाइपोथर्मिया मेनली बच्चों में भी हो सकता है, बुजुर्गों में भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हाइपोथर्मिया के पेशेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे वो लोग बैठे हैं, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हीटर लगाना है, कॉफी या टी का हम सेवन दे सकते हैं उनको। उसके बाद बेड रोलिंग कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह है, ब्लैंकेट्स वगैरह होने का उनको रोल कर सकते हैं, एक रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर वो हाइपोथर्मिया सीवियर की तरफ जा रहा है, उस कारण हम लोगों को एक हॉट वाटर गैस्ट्रिक लवाश कर सकते हैं। उसमें आईवी फ्लूइड जो देते हैं हम लोग, वार्म आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। ये सारी चीजों से हम लोग हाइपोथर्मिया को रोकते हैं। हम लोग जो है अभी भी हम, जैसे कि हमने बताया कि ठंड में सबसे पहला ये है कि जब क्लाइमेट्स को हम लोग इंडोर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, बुजुर्गों को वहां ले जाते हैं तो उनसे तबीयत खराब होने का डर होता है। एक्सरसाइज जो है हम लोग इंडोर में ही करना बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि ट्रेडमिल वगैरह का हम लोग यूज करेंगे, हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी हल्का वार्म। ज्यादा देर एक्सरसाइज करने का या जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही 15 से 20 मिनट हम लोग हल्का सा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जब करेंगे तो हम लोग जो है देखेंगे ये कि कहीं खुले जगह तो नहीं है, कहीं विंडो वगैरह तो ओपन नहीं है। ये सारी चीजों का हम लोग ख्याल रखना है, तो हम लोग एक्सरसाइज की ओर जा सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग ठंड हो या कभी हो, तो हम लोगों की जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी को हम लोग को बढ़ाना है। तो जो पेशेंट्स बुजुर्ग होते हैं, जो बुजुर्ग हम लोग बार बार टॉपिक पे ला रहे हैं कि बुजुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बुजुर्गों का मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी तो और ज्यादा डिक्रीज कर जाती है, जिस कारण बुजुर्गों में हाई ब्लड शुगर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक कारण है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है।
आमतौर पे देखा गया है जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है या सीओपीडी के केस है या अस्थमा है, उनके जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है। तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए नेचर ने भी हमें बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। जैसे कि अगर हम लोग डीप स्लीप लेते हैं तो उससे भी इम्यूनिटी हम लोग को होता है। एक अच्छा हेल्दी स्लीप लेना है, 8 आवर का मिनिमम हम लोग स्लीप लेना है। अर्ली मॉर्निंग जब उठेंगे हम लोग तो सन बाथ हम लोग कम से कम 10 to 15 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग हम लोग धूप में या अपने गार्डन में या अपने टेरिस में हम लोग बैठ के एक सन बाथ लेंगे। प्लस हम लोग खाने पीने का क्या है कि हम लोग खाने पीने से भी अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन डी हम लोग ले सकते हैं, विटामिन B12 ले सकते हैं, हमें खाने पीने में घी ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम लोग नट्स वगैरह ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। बुजुर्गों के हम लोग इम्यूनिटी की जब बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो आमतौर पर बुजुर्ग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, जिस कारण उनको बहुत सारी, जब ओल्ड एज होते हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज होती है, सीओपीडी होती है, अस्थमा होती है, कैंसर होता है। तो इस कारण इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखेंगे कि हम लोग नेचर से भी बहुत सारा हम लोग इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक हम लोग बहुत डीप स्लीप लेंगे, पेट साफ रखेंगे। जब पेट साफ से मतलब ये होता है कि जब बॉडी के अंदर जो सफाई होती है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जब हम लोग तो देखते हैं कि जब अंदर सफाई है तो हम लोगों को बीमारी, इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। तो जब अंदर सफाई है तो बाहर भी हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होती। उसके बाद हम लोग देखेंगे खाने पीने से, तो जैसे ग्रीन वेजिटेबल हम लोग इंटेक करेंगे, ग्रीन फ्रूट्स हम लोग इंटेक करेंगे। उसके बाद नट्स हम लोग लेंगे, गुड़ का सेवन कर सकते हैं, तिल का सेवन कर सकते हैं, ठंडे दही का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर दही बहुत ज्यादा ठंडा उसको नहीं करें, पनीर का सेवन कर सकते हैं हम लोग। ये सब चीज लेकर हम लोग अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है इम्यूनिटी के लिए।